आज शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तस्दीक की जो गैर मुल्की सफ़ीर है उनसे मुलाकातों की। याद होगा आपको खान साहब माजी में पीटीआई वाले जो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही थी, न सिर्फ उस पर सवालात उठाते रहे बल्कि इसको साजिश और गद्दारी से जोड़ते रहे थे। तो जो जो कल गलत था वो आज सही तो नहीं हो सकता ना अतर? जी, पहली बात तो किरण ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एक दूसरे को गद्दार करार देने वाले मामलात हैं ये बंद होने चाहिए। बड़े अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात गद्दार नहीं है, पाकिस्तान का कोई सियासतदान गद्दार नहीं। इख्तलाफात हैं, हाँ उनमें कमियां हो सकती हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद हो सकती है, और ये जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त भी मेरा यही मौक़िफ़ था और कई दफ़ा मैंने टीवी पे अर्ज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए और ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उन्होंने कहा कि सफ़ीरों से मुलाकात हुई, तो देखें ये तो एक नॉर्मल है, पिछले दौर में भी होती थी, इस दौर में भी होती थी और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ को खुद भी सोचने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते थे, अगर कोई किसी सफ़ीर से मिल ले और उसके ऊपर आप कैंपेन शुरू कर देते थे, तो आप खुद आप क्यों मिल रहे हैं? ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल सही चीज़ है जो आपने हाईलाइट की है। बाकी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वहाँ पे हम गए थे, इन सारी चीज़ों का जिक्र हुआ, मुझे नहीं लगता कि मगरिब की तरफ से इस वक्त कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में कोई बहुत बड़ी चीज़ सामने आएगी। इसलिए कि अगर आप देखें उनका जो बयानिया था वो बयानिया ही अमेरिका मुखालिफ था, साइफर वाला मामला। फिर यूरोपीय यूनियन ने जब उनसे, यूरोपीय यूनियन कहती रही कि जनाब आप यूक्रेन के मामले के ऊपर जो है आप न्यूट्रल ना रहें, इंडिपेंडेंट ना रहें, हमारे साथ दें, तो उन्होंने कहा हम कोई गुलाम है, हम क्यों आपका साथ दें। तो अभी जो ये एक तासुर पाया जाता है कि शायद वहां से किसी किस्म की कोई उनको सपोर्ट मिलेगी, मुझे वो सपोर्ट मिलती भी नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा सर, बुखारी साहब जरा इस पर मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। खान साहब जो अपने इंटरव्यू में एतराफ़ इस बात का कर चुके हैं, जो मैं आगाज़ में पंजोता साहब से भी बात कर रही थी कि साइफर उनके पास था लेकिन फिर वो गुम हो गया था। तो आप समझते हैं सर कि क्योंकि खान साहब का अपना एतराफ़ी बयान भी मौजूद है तो ये ओपन एंड शट केस है सर? पहली बात तो यह है कि जो अतर काज़मी साहब ने कहा अभी, बिल्कुल मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। ये इस वक्त कोई ऐसी तवक्को नहीं रखनी चाहिए पीटीआई को कि वेस्ट की तरफ से उनके लिए कोई बयान आएगा, और जो जवाब उन्होंने दिया वो बिल्कुल मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। अब आपके सवाल की तरफ देखिए, गुजारिश ये है कि इस साइफर के बारे में जितने भी एलिगेशन है जिस पर ये मुकदमा बेस कर रहा है या जो एविडेंस उनके पास है वो सारी खुद माशाल्लाह पीटीआई ने ही मुहैया फरमाई है। सबसे पहले पीटीआई चीफ का ये कहना कि हेयर इज़ द साइफर, he was not supposed to do that, it is not a public document, it should never brought to the public। दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि दो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, कमेटी की, उसमें ये कहा गया था कि ज़बान ठीक नहीं है, काबिल एतराज़ है, ऑफेंसिव है, लेकिन डिनाई किया गया था कि इसमें किसी किस्म की कोई साजिश है। तो ये जो हम आधा बयान दे देते हैं, आधा छोड़ देते हैं, ये इसकी वजाहत होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके बाद उनको तो छोड़ दीजिए कि उन्होंने क्या कहा, खुद जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जनाब ऐसी कोई साजिश वहाँ नहीं हुई, दैट इज़ बिहाइंड माई बैक। सॉरी, वो तो मतलब है अब तक वहाँ पब्लिक यानी जो फर्म्स हैं, पीआर फर्म्स हायर की जा रही हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, मिलना वही जिनसे मिलना बगावत और साजिश थी वो उन्हीं से मिला जा रहा है। तो वो सब कुछ जो कुछ आपको दूसरों के लिए बुरा लगता था वो आज आपके लिए ठीक है, ये भी अपनी जगह है। देखिए साइफर को लेके सही जितना मजाक उड़ा है दुनिया में आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी जो चीजें अगर आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान से किस तरह के साइफर आते हैं, अफगानिस्तान से किस तरह के साइफर आते रहे हैं, ईरान से कैसे आते रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। जो जबान इस्तेमाल की जाती है उसमें, उससे तो ये लगता है कल जंग होने वाली है। लेकिन इन साइफर का जवाब डिप्लोमेटिक लेवल पर उसी तरीके से डिमार्च की सूरत में दे दिया जाता है। उसको लेके जो बयानिया बनाया गया था उसकी खुद डिनायल खान साहब ने खुद की है, किसी के कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक बुखारी साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं जरा आ रही हूँ, ये पीपल्स पार्टी सर वक्त पर इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, लेकिन जब ये सीसीआई का इजलास हुआ था उसमें जो मर्दमशुमारी की मंजूरी दी तो उनको पता था कि हल्का बंदियां दोबारा से होंगी, ताखीर होगी। फिर ये जैसे ही हुकूमत खत्म हुई है, जैसे ही इत्तेहाद खत्म हुआ है, तो फिर ये पीपल्स पार्टी की तरफ से इतना वावेला क्यों सर? देखिए गुजारिश ये है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है
मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को अब ये एहसास होता जा रहा है कि जो इशराफिया है या एस्टेब्लिशमेंट जिस मर्जी नाम से उसको बुला लें आप, वो शायद नून लीग की तरफ उनका टिल्ट ज़्यादा है, लिहाजा उनको हर चीज़ में अब कीड़े नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी, ये इसमें उनके वज़ीर आला जो हैं वो शामिल थे, कॉन्सेंट के साथ हुआ। वहाँ पर उन्होंने यूनानिमसली डिसीजन लिया कि जी हल्का बंदियाँ कराएंगे तभी इलेक्शन होंगे। बाद में जो पहले खुर्शीद शाह साहब बोले, फिर उसके बाद कुंडी साहब शुरू हुए, फिर शहरी रहमान साहबा शुरू हुई, फिर फरोशा खान, ये जो अब कीड़े नज़र आ रहे हैं उसकी बुनियादी वजह वही है कि उनका ख्याल ये था कि हमें पंजाब में थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाएगी और हमारा वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। वो चूँकि होता दिखाई नहीं दे रहा है, और दूसरी जो रियलिटीज़ हैं, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में है या तहरीक इंसाफ यानी पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनकी सूरत में है, तो जो बाकी की गुंजाइश बचेगी नून लीग के बाद वो भी समेटेंगे, चूंकि उसमें इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद है, दोनों बड़ी तादाद है जी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटेड है पीपल्स पार्टी सूरत हाल से, इसलिए अब उन्हें इलेक्शन किया, यानी ये एक तरह से नून लीग को या एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा टीज करने की बात है कि देखें अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी आपके साथ पंगा करेंगे, और पंगा हो रहा है जी। इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं सर। ये फरमाइएगा, ये वजीर आजम साहब ने चंद रोज पहले ऐलान किया था, साबिक वजीर आजम ने, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, सितंबर में वापसी के हवाले से बात हो रही थी। अब कल मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा लंदन जा भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि मियाँ साहब वाकई सितंबर में आ जाएंगे, या इलेक्शन के इल्तिवा के साथ साथ मियाँ साहब का भी आना इल्तिवा का शिकार हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ज़रा रियलिस्टिकली ये समझना चाहिए कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। जब हमें ये समझ आ जाएगा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं तो फिर उस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके पहले तो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू था, चलिए वो तो हमने इंटरप्रेट कर लिया कि चूंकि कानून पास हो गया है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स जो हैं अब वो भी अमेंड हो गए हैं और उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं जा सकती, चलिए वो नाअहली तो उनकी ख़त्म हो गई। लेकिन जिस मुकदमे में उन्हें सज़ा हुई है उसके लिए उनका वापस आना, अपने आप को सरेंडर करना कोर्ट में, ये बहुत ज़रूरी है। और ये अमल नहीं हो सकता जब तक बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। ये किसको नहीं पता क्यों लोग इसके ऊपर छुप के डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। नहीं होने देंगे वो उनकी ज़मानत। आपका भी कमेंट लेना है जी, आप ले लीजिए कमेंट। मैंने आपको बता दिया कि जब तक बंदयाल साहब बैठे, जब तक बंदयाल साहब बैठे, जब तक नहीं आते मियां साहब, ठीक है, नहीं होगी कि उनको जेल नहीं भेजेंगे जी। देखते हैं कि किसी पार्टी का सफाया करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए आपको ये बात मुमकिन नजर आ रही है? जी, मुझे लगता है उनकी बात में वजन है। वो ना सिर्फ केपी के, वो पंजाब में, पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पे सीटें लेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ये मिल के अगली हुकूमत बनाएंगे और 2/3 से इनकी हुकूमत बनेगी। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।